अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स स्टूडियो। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम सेकंड ईयर की जो फिजिक्स है उसमें चैप्टर नंबर 13 उसके शॉर्ट क्वेश्चंस के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 13 के जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं इसके अंदर जो फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है उसमें ये है 13.1 जो क्वेश्चन है उसमें यह है कि पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ए अप्लाइड अक्रॉस द एंड्स ऑफ कॉपर वायर। एक कॉपर वायर है, उसके एंड्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस को अप्लाई किया गया है। व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑन द drift velocity of the free electrons by first part है decreasing the potential difference and second part है decreasing the length and the temperature of the wire। स्ट्रेस इसमें एक तो आपने आपके जहन में कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है। जब भी हम किसी कंडक्टर को किसी बैटरी से कनेक्ट करते हैं तो उस बैटरी की वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो है कंडक्टर के अंदर डेवलप हो जाता है और इलेक्ट्रिक फोर्स जो है उन फ्री इलेक्ट्रॉन्स के अंदर ऊपर जो कंडक्टर के अंदर मौजूद है उनके ऊपर एक फ्री इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो एक्सर्ट हो रही होती है, जिसके अंदर वो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ख़ास डायरेक्शन में मूव करना शुरू करते हैं और उस वक्त जो उनकी स्पीड होती है, जो वेलोसिटी होती है, दैट इज़ कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, तो इसमें उन्होंने फर्स्ट पार्ट में ये पूछा हुआ है कि अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस को बैटरी के इंक्रीज़ कर दें तो उनकी जो इलेक्ट्रॉन्स की ड्रिफ्ट वेलोसिटी है उस पर क्या इफेक्ट होगा। तो इसमें सिर्फ आपने बताना है कि जो बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस है उसको यहाँ पे ई से रिप्रेजेंट किया हुआ है और ई और जो इलेक्ट्रॉन्स की ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। तो अगर हम बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रॉन्स की जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो बढ़ेगी, उनकी स्पीड जो है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, और फिर सेकंड पार्ट में है कि अगर हम लेंथ को और टेम्परेचर को, वायर का जो टेम्परेचर है उसको और लेंथ को अगर हम डिक्रीज़ कर दें तो उससे ड्रिफ्ट वेलोसिटी के ऊपर क्या इफेक्ट होगा। तो सिर्फ इसमें आपने ये बताना है कि अगर हम वायर की जो लेंथ है और वो जो रेजिस्टेंस है, जो इलेक्ट्रॉन्स जब मूव करते हैं तो रेजिस्टेंस का इसमें बहुत रोल होता है। तो ये जो रेजिस्टेंस है ये क्या करती है, इलेक्ट्रॉन्स की मोशन को स्टॉप करती है या इनको रोकती है। तो ये रेजिस्टेंस जो है वायर की लेंथ के और टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। यानी अगर हम लेंथ को बढ़ाते हैं तब भी रेजिस्टेंस बढ़ती है, अगर हम उसकी जो टेम्परेचर है उसको बढ़ाते हैं तब भी रेजिस्टेंस बढ़ती है। तो इन दोनों केसेस में उन्होंने कहा है कि अगर हम लेंथ को और टेम्परेचर को डिक्रीज़ करते हैं तो इस केस में रेजिस्टेंस जो है वो इसमें डिक्रीज़ होगी। ठीक है, जब रेजिस्टेंस डिक्रीज़ होगी तो रेजिस्टेंस के डिक्रीज़ होने से जो रुकावट है, जो अपोजिंग फोर्स है वो कम होगी और इलेक्ट्रॉन्स की जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो बढ़ेगी। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको ये क्लियर हो गया होगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 13.2 कि डू बैंड्स इन अ वायर इफेक्ट इट्स इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस एक्सप्लेन। कि अगर हम वायर को बेंड कर दें और बेंड होने की वजह से जो उस वायर की इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है, क्या उसकी वैल्यू पे कोई फ़र्क पड़ेगा, या बढ़ेगी या कम होगी। तो स्ट्रेस इसकी जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है वायर की उसका फार्मूला ये है R इज़ इक्वल टू रो एल ओवर ए। इसके अंदर R जो है इसकी वायर की रेजिस्टेंस है, रो उसकी रेजिस्टिविटी की वैल्यू है, L जो है वो वायर की लेंथ है, A उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि जो R है वो L और A पे डिपेंड कर रही है। जो रो है वो तो रेजिस्टिविटी है, वो तो वायर किस मटेरियल की बनी हुई है उस मटेरियल की नेचर पे डिपेंड करती है। ठीक है, हर मटेरियल के लिए रो की वैल्यू फिक्स होती है। तो एक्चुअली जो आर है वो बाकी दो चीज़ों पे डिपेंड करती है, एल ओवर ए। ठीक है, तो अगर हम उसको वायर को बेंड करते हैं, अगर तो हम इस तरीके से बेंड करते हैं कि उसकी लेंथ पे या उसके एरिया पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, फिर उसकी रेजिस्टेंस भी चेंज नहीं होगी। लेकिन अगर हम उसको वायर को इस तरीके से हम बेंड करते हैं कि बहुत ज़्यादा तोड़ मोड़ देते हैं कि उसकी लेंथ जो है वो बढ़ जाती है या कम हो जाती है, तो फिर उसकी रेजिस्टेंस जो है वो चेंज हो सकती है। लेकिन आम तौर पे ऐसा नहीं होता। हम थोड़ा बहुत अगर वायर को बेंड करते हैं तो उसकी जो लेंथ है या जो एरिया है उस पर कोई इफेक्ट नहीं होता, तो रेजिस्टेंस जो है वो उसकी चेंज नहीं होती। उसके बाद जो इसका 13.3 क्वेश्चन है, तो इसके जो 13.3 क्वेश्चन है इसके अंदर क्या है कि व्हाट आर द रेजिस्टेंसेस ऑफ द रेजिस्टर्स गिवन इन द फिगर ए एंड बी, व्हाट इज़ द टॉलरेंस ऑफ ईच, एक्सप्लेन व्हाट इज़ द मेंट बाय टॉलरेंस। टॉलरेंस का आप लोग स्टूडेंट्स पढ़ चुके हैं कि किसी भी जो रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है उसमें कुछ ना कुछ हम बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू जो है वो हम मुहैया नहीं कर रहे होते। मतलब अगर हम उसकी एक टाइम पे अगर एग्जैक्ट वैल्यू मुहैया करते भी हैं तो किसी और टाइम पे उसकी जो टेम्परेचर है उसका वो चेंज होने से, कम होने से या ज़्यादा होने से जो उसकी रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू थोड़ी बहुत कम और ज़्यादा हो सकती है। तो जितनी उसकी वैल्यू में कमी और बेशी आ सकती है टेम्परेचर के चेंज होने की वजह से या डिफरेंट जो फिजिकल कंडीशन है उसके चेंज होने की वजह से, तो उसे हम कहते हैं टॉलरेंस। ठीक है, तो इसमें यहाँ पे हमने टॉलरेंस का आपने बताया मैंने आपको कि क्या टॉलरेंस होती है। उसके बाद जो इसकी डिफरेंट जो रेजिस्टेंस दिए हुए हैं, इसमें जो फर्स्ट रेजिस्टेंस है उसमें आप देखेंगे जो कलर्स हैं वो आपकी कलर्स का, हर कलर का एक कोड होता है, उसका एक ख़ास नंबर होता है।
तो आपकी जो फिज़िक्स की सेकंड ईयर की टेक्स्ट बुक है उसके अंदर भी एक टेबल बना हुआ है जिसमें हर कलर का कोड नंबर जो है वो लिखा हुआ है। यहाँ पे भी हम इसको रिवाइज करेंगे। तो जो फर्स्ट रेजिस्टेंस है इसके अंदर 3 कलर्स हैं, सॉरी 4 कलर्स हैं, ब्राउन, ग्रीन, रेड और गोल्ड। तो फर्स्ट कलर जो है वो फर्स्ट डिजिट को शो करता है, ब्राउन का मतलब होता है 1, ठीक है। और सेकंड जो कलर है ग्रीन वो सेकंड डिजिट को शो करता है, यानी इसका मतलब है 5, ठीक है। और रेड का मतलब है नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़, रेड जो है इसका मतलब होता है 2। इसका मतलब कि इसमें 2 ज़ीरोज़ आएंगी, तो 1 5 के साथ हम 2 ज़ीरो लिखेंगे, तो ये 1500 जो है इसकी रेजिस्टेंस होगी। और जो लास्ट कलर है इसका गोल्ड, तो गोल्ड का मतलब है कि इसकी जो टॉलरेंस है, इसकी जो रेजिस्टेंस है, उसकी वैल्यू में ±5% तक कमी बेशी हो सकती है। तो इसका मतलब है कि इसकी जो एक्चुअल रेजिस्टेंस बनती है वो 1500 के अंदर हमने 5% को प्लस माइनस करना है, कि इतनी इस हद तक जो है इसके अंदर कमी और ज़्यादती जो है वो हो सकती है। फिर उसके बाद जो सेकंड फिगर है, जो रेजिस्टेंस बी है, उस केस में आप देखेंगे इसमें भी 4 कलर्स हैं, येलो, वाइट, ऑरेंज और सिल्वर, ठीक है। तो येलो जो है इसमें जो है इसमें हर कलर का इसमें भी एक बाकायदा नंबर होगा। तो येलो जो कलर है इसमें आप देख सकते हैं कि इसका मतलब 4 है। जो सेकंड कलर है वाइट, उसका मतलब जो है वो 9 है, तो ये 49 हो गया। और जो थर्ड कलर है ऑरेंज, इसका मतलब है 3, तो इसका मतलब है कि 3 ज़ीरो आएंगे, ठीक है। तो ये 49 के साथ 3 ज़ीरो लगाएंगे तो 4000, इसमें 49,000 जो है इसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी। और जो इसका लास्ट कलर है वो सिल्वर है। सिल्वर का मतलब है कि जो इसकी टॉलरेंस है वो ±10% है, जिसका मतलब है कि जो इसकी एक्चुअल वैल्यू है इसमें 10% तक कमी बेशी हो सकती है। तो हमने लिखना है 49,000 ±10%, ठीक है स्टूडेंट्स। तो टॉलरेंस को हम इस तरह डिफाइन करेंगे कि पॉसिबल वेरिएशन फ्रॉम द मार्क्ड वैल्यू, जो इसकी एक्चुअल वैल्यू मार्क्ड वैल्यू आ रही है उसके अंदर किस हद तक वेरिएशन हो सकती है। तो पॉसिबल वेरिएशन जो है मार्क्ड वैल्यू से, दैट इज़ कॉल्ड टॉलरेंस, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसमें मतलब हमने 10% जो है इसमें कमी बेशी जो है वो हो सकती है, कि आपने जो 49,000 आ रहा है इसका 10% निकालें तो इसकी वैल्यू जो है उतनी इसकी एक्चुअल वैल्यू जो है उसके अंदर उतनी 10% जो है वो इसकी वैल्यू बढ़ सकती है या 10% कम हो सकती है, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद जिसका फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाई डज द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर राइज विद द टेम्परेचर। तो टेम्परेचर का जो उसको बढ़ने के साथ जो उसकी रेजिस्टेंस है वो क्यों बढ़ती है। दूसरे से आप लोग इस चैप्टर के अंदर भी ऑलरेडी थ्योरी के अंदर पढ़ चुके हैं कि जब भी किसी जो कंडक्टर है उसके अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं तो उनके मूव करने की वजह से जो उनके एटम्स के साथ कोलिजन होती है वो बढ़ जाती है। कोलिजन की वजह से जो उनकी रेजिस्टेंस बढ़ जाती है। और ड्यूरिंग कोलिजन फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं कि उन एटम्स को अपनी कुछ एनर्जी जो है वो दे देते हैं, जिससे उन एटम्स की जो एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी, वो बढ़ जाती है। वो जो एटम्स हैं अपने जो एक फिक्स पॉइंट है उनका मेन पोजीशन है उसके गिर्द वो वाइब्रेट कर रहे होते हैं, लेकिन जब वो ज़्यादा एनर्जी ले लेते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन से तो जो उनकी काइनेटिक एनर्जी होती है वो बढ़ जाती है। और काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से जो उनका जो है टेम्परेचर भी बढ़ेगा। या अगर हम इसको वाइस वर्सा ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर हम उसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उससे जो उनकी कोलिजन है वो बढ़ जाती है, ठीक है ना, क्योंकि जो एटम्स हैं उनके टेम्परेचर बढ़ने से जो वाइब्रेशनल मोशन है उनकी वो बढ़ जाती है। और फ्री इलेक्ट्रॉन्स के साथ उनकी जो कोलिजन होगी बढ़ेगी, वो उनकी फ्री इलेक्ट्रॉन्स की मोशन को रोकने की कोशिश करेंगे और उनको अपोज करेंगे, तो इससे उनकी रेजिस्टेंस बढ़ सकती है। ये दोनों केसेस में हमारा जो है हम इसको एक्सप्लेन करना है कि टेम्परेचर को बढ़ने से रेजिस्टेंस किस तरह बढ़ती है, इस तरह का भी क्वेश्चन आ सकता है। और ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि रेजिस्टेंस को बढ़ाने से टेम्परेचर किस तरह बढ़ता है। तो रेजिस्टेंस को बढ़ाने से जो है क्योंकि हमने पीछे पढ़ा है कि रेजिस्टेंस कैसे बढ़ती है, ड्यू टू कोलिजन बिटवीन द फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड एटम्स। तो जब रेजिस्टेंस बढ़ेगी तो कोलिजन बढ़ेगी तो जो एटम्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो बढ़ेगी। वो जो एनर्जी है उनकी कहाँ से आएगी, फ्री इलेक्ट्रॉन से आएगी। जब उनकी एनर्जी बढ़ेगी तो जो कंडक्टर है उसका टेम्परेचर भी बढ़ेगा, ठीक है। तो ये दोनों केसेस में हम इसको एक्सप्लेन करेंगे, मतलब जो हमारा क्वेश्चन होगा उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 13.5 के व्हाट आर द डिफ़िकल्टीज इन टेस्टिंग वेदर द फिलामेंट ऑफ ए लाइटेड बल्ब ओबेज ओहम लॉ। कि अगर हम एक लाइटेड बल्ब जो है उसके अंदर जो स्पायरल सा स्प्रिंग लगा होता है उसे हम फिलामेंट कहते हैं, उसको वो उसको वेदर द फिलामेंट ऑफ लाइटेड बल्ब ओबेज ओहम लॉ, क्या वो फिलामेंट जो है वो ओहम लॉ को ओबे कर रहा है। हमें एक बल्ब को चेक करते वक्त, उसकी टेस्टिंग करते वक्त हमें क्या डिफ़िकल्टीज पेश आ सकती हैं। इसमें ओहम लॉ को ओबे करने वाले जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो ओहमिक डिवाइस होते हैं। यानी ओहम लॉ जो है दैट इज़ डिफाइंड एज द करंट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स प्रोवाइडेड द फिजिकल स्टेट ऑफ द कंडक्टर रिमेन्स कांस्टेंट। यानी जो उसकी फिजिकल स्टेट है कंडक्टर की, या उसका टेम्परेचर हो गया, उसका कलर हो गया, या उसकी शेप हो गई, वो कांस्टेंट रहती है। तो फिर उस केस में
उस कंडक्टर से पास होने वाला जो करंट है वो उसके पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो हम देखते हैं कि जब फिलामेंट के अंदर से करंट पास हो रहा होता है तो कुछ देर के बाद फिलामेंट जो है वो गर्म हो जाता है, उसका जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है। जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो फिजिकल कंडीशन जो है वो सेम नहीं रहेंगी, तो इस तरीके से ओहम लॉ जो है वो ओबे नहीं करेगा। जो ओमिक डिवाइस होते हैं जो कि ओहम लॉ को ओबे कर रहे होते हैं, उनमें जो हम ग्राफ ड्रा करते हैं बिटवीन वी एंड आई, तो वो स्ट्रेट लाइन होती है। और लेकिन जो नॉन ओमिक डिवाइस होते हैं जो ओहम लॉ को ओबे नहीं करते या जिनकी फ़िज़िकल कंडीशन जो है वो कांस्टेंट नहीं रहती, तो उनके जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो जब वो ग्राफ ड्रा करेंगे तो बिटवीन वी एंड आई, तो उनकी जो स्ट्रेट लाइन है वो उसको फॉलो नहीं करेंगे। आगे जाके स्टार्ट में वो हमला को ओबे कर रहे होंगे, आगे जाके वो स्ट्रेट लाइन को छोड़ देंगे, थोड़ा सा हट जाएंगे, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि वो उसको ओबे नहीं करेंगे ओहम लॉ को। तो इसी तरह इसका मतलब ये है कि हमने अब इसको टेस्टिंग करते हैं लाइटेड बल्ब की फिलामेंट की, तो ओहम लॉ को इसलिए ओबे नहीं करता कि वो गर्म हो जाता है और वो स्ट्रेट लाइन को फॉलो नहीं कर रहा होता। फिजिकल जो कंडीशन है इसकी कांस्टेंट नहीं रहती, तो इसी वजह से वो ओहम लॉ को ओबे नहीं करता। ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट्स जो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है 13.6, इसमें है कि इज़ द फिलामेंट रेजिस्टेंस लोअर और हायर इन 500 वाट 220 वोल्ट्स लाइट बल्ब देन इन 100 वाट 220 वोल्ट्स बल्ब। ठीक है, इसमें हमारे पास पावर की दो वैल्यूज़ दी हुई हैं 500 एंड 100, और जो वोल्ट है वो 220 जो है वो दोनों केसेस में सेम है। तो हमने इसमें रेजिस्टेंस जो है वो फाइंड करनी है। ठीक है, उन्होंने कहा है कि इज़ द फिलामेंट रेजिस्टेंस लोअर और हायर, हमने दोनों केसेस में जो रेजिस्टेंस है वो फाइंड करनी है इसमें। तो हमारे पास जो पावर का फार्मूला आता है P इज इक्वल टू वी स्क्वायर ओवर आर, यहाँ से हम आर को एक साइड पे लेके जाएंगे तो हमारे पास आर का फार्मूला होगा वी स्क्वायर ओवर पी। तो फर्स्ट केस में वी, फर्स्ट और सेकंड केस दोनों में वी की जो वैल्यू है 220 है वो पुट करेंगे, और नीचे जो है पावर जो है फर्स्ट केस में 500 है और सेकंड केस में 100 है। तो इनकी वैल्यूज़ पुट करके हमने R1 और R2 दोनों का जो आंसर निकाला है, R1 जो है वो 96.8 ओहम है और R2 जो है वो 484 ओहम है। तो इसका मतलब है कि जो R2 की वैल्यू है वो R1 से ज़्यादा है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से जो है हम इनका आंसर निकाल के हम बता सकते हैं कि जिसकी पावर ज़्यादा है उसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू कम है, और जिसकी पावर जो है वो कम है 100 है, उसकी जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो ज़्यादा है 484 ओहम। ठीक है, हमने इसको काउंट करके इसको बताना है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब अ सर्किट विच विल गिव अ कॉन्टिन्यूसली वेरिंग पोटेंशियल। इसमें आपने स्टूडेंट्स जो आपकी चैप्टर के अंदर पोटेंशियल डिवाइडर वाला क्वेश्चन है वो आपने इसमें उसका सर्किट डायग्राम भी बनानी है। ठीक है, और रियोस्टेट एज ए पोटेंशियल डिवाइडर, ठीक है, वो आपने उसका सर्किट डायग्राम जो है वो भी बनानी है आपने इसके अंदर। मतलब अपनी बैटरी और रेजिस्टेंस बना के उसके साथ हमने स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट जो है सी बनाना है, और हम बताएंगे कि इसमें सी जो है वो स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट मूव करता है बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी। तो ए सी और बी के दरमियान जो रेजिस्टेंस है वो स्मॉल आर है, और टोटल जो रेजिस्टेंस है बिटवीन ए एंड बी वो कैपिटल आर है। तो जब सी जो है मूव करेगा टुवर्ड्स बी तो उसकी जो स्मॉल आर की रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी वो कम होते होते ज़ीरो हो जाएगी, और जब सी बढ़ेगा मूव करेगा टुवर्ड्स द पॉइंट ए तो स्मॉल आर की वैल्यू जो है बढ़ते बढ़ते कैपिटल आर के इक्वल हो जाएगी। और इसके अंदर बताना है आपने कि इसके अंदर जो करंट है वो इसमें जो बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस है वी है, टोटल जो रेजिस्टेंस है इसमें वो कैपिटल आर है, तो करंट जो होगा वो ओहम लॉ के अकॉर्डिंग आई इज इक्वल टू वी ओवर आर होगा। तो हमने पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है बिटवीन बी एंड सी, वो होगा वी बी सी इक्वल टू आई आर। तो यहाँ पे हम आई की वैल्यू पुट करेंगे वी ओवर आर इंटू स्मॉल आर, ये हमारे पास एक्सप्रेशन आएगा स्मॉल आर ओवर कैपिटल आर इंटू वी, वेयर स्मॉल आर जो है वो रेजिस्टेंस ऑफ द पोर्शन ऑफ द वायर बिटवीन पॉइंट्स बी एंड सी। ठीक है, तो ये आपने सर्किट डायग्राम बना के आपने बताना है कि किस तरीके से जो है वो हम इसको ऐसे यूज़ कर सकते हैं। एक्चुअली ये क्या है, रियोस्टेट एज ए पोटेंशियल डिवाइडर है, उसकी एप्लीकेशन है। तो उसमें हमने इसकी एप्लीकेशन कौन कौन सी हैं वो बतानी है, और उसकी डेफिनेशन बतानी है कि रियोस्टेट क्या होता है। उसके बाद सर्किट डायग्राम बना के इसमें मैथमेटिकल फार्मूला जो है बनाना है आपने। तो आई थिंक ये जो है इतनी ज़्यादा तफसील में नहीं जाना आपने, क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन है 2 नंबर का होता है, लेकिन फिर भी जो उसकी लाजमी चीज़ें हैं वो लाजमी इसमें बनानी पड़ेंगी आपको। उसके बाद जो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है 13.8, एक्सप्लेन वाई द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ए बैटरी डिक्रीजेज व्हेन द करंट ड्रॉन फ्रॉम इट इज इंक्रीज्ड। तो जब हम किसी बैटरी का जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है वी टी, उसकी वैल्यू जो है वो क्यों डिक्रीज़ करती है अगर हम इसका करंट जो है उसको इंक्रीज़ कर दें। तो इसके लिए आपने ये जो इक्वेशन है वी टी इज इक्वल टू ई माइनस आई आर, ये आपने याद रखनी है। इसके अंदर वी टी क्या है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है, ई क्या है, बैटरी का ई एम एफ है, आई करंट हो गया, और स्मॉल आर जो है वो सेल की या बैटरी की
रेजिस्टेंस है। इसमें आप देखें कि आई आर का फैक्टर, यानी अगर हम करंट को बढ़ाते हैं तो आई आर का फैक्टर जो है वो बढ़ जाएगा। जब आई आर का फैक्टर बढ़ेगा तो ई में से हमने आई आर की बढ़ी हुई वैल्यू जब माइनस करेंगे तो टोटल जो इसका रिजल्ट होगा वो कम हो जाएगा, जिसकी वजह से वी टी की जो वैल्यू है वो कम होती जाएगी विद इंक्रीज इन द करंट। ठीक है, ये आपने इसमें एक्सप्लेन करना है थोड़ा सा। उसके बाद जो 9th क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द व्हीटस्टोन ब्रिज, हाउ कैन इट बी यूज टू फाइंड द अननोन रेजिस्टेंस। इसमें एक तो यह बताना है आपने कि व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है। ये एक इलेक्ट्रिकल सर्किट होता है जिसको हम अननोन रेजिस्टेंस, वायर की अननोन रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, विच इज़ यूज टू फाइंड द अननोन रेजिस्टेंस ऑफ वायर। उसके बाद आपने इस क्वेश्चन के अंदर लाजमी ये डायग्राम बनानी है। 4 रेजिस्टर्स हैं, R1 R2 R3 R4। इन चारों को आपने एक मैश की फॉर्म में या एक काइट की फॉर्म में बनाना है। दरमियान में आप गलवानोमीटर को शो करेंगे और इनके पॉइंट्स के नेम लिखेंगे A B C D, और A और C के दरमियान आपने बैटरी और जो स्विच है वो अपने इसमें लगाना है, और इसमें आपने जो करंट की डायरेक्शन भी शो करनी होती है। ठीक है, और फिर आपने इसमें लाजमी जो इसकी क्वेश्चन है वो लिखनी है कि जब हम गलवानोमीटर को बैलेंस करेंगे, इसकी डिफ्रैक्शन जो है वो 0 पे होगी, तो उस केस में R1 ओवर R2 विल बी इक्वल टू R3 ओवर R4। यहाँ से आप कोई भी अननोन रेजिस्टेंस, जो सपोज अगर R4 अननोन रेजिस्टेंस है तो उसको आप सेपरेट कर लें, तो बाकी चीज़ों को एक साइड पे कर लें, तो ये आएगा R4 इज इक्वल टू R2 R3 ओवर R1। तो इस तरीके से हम जो अननोन रेजिस्टेंस है वो हम फाइंड कर सकते हैं। ये भी आपने इसकी डेफिनेशन, इसकी इक्वेशन, इसकी जो डायग्राम है वो तीनों चीज़ें इसमें लाजमी बनानी है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो उम्मीद है आपको ये अच्छी तरह क्लियर हो गया होगा। 9 क्वेश्चन है इसके एक्सरसाइज वाले। बाकी जो चैप्टर के अंदर से शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं वो मैं आपको ऑलरेडी एक अलग से एक लेक्चर के अंदर बता चुकी हूँ आपको। इसका नीचे लिंक भी मैं दे दूँगी इसके वीडियो के एंड में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। वहाँ से आप उसका लिंक देख के आप वो जो चैप्टर के अंदर वाले शॉर्ट क्वेश्चन हैं वो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हमने अंदर वाले शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं वो तैयार करने हैं, किस तरीके से हमने डेफिनेशन तैयार करनी है। और जो ये वाले क्वेश्चन हैं ये एक्सरसाइज वाले हैं, ये तो लाजमी आप लोगों ने करने ही करने हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन आएंगे और एग्ज़ाम के अंदर आपके चैप्टर के अंदर से भी क्वेश्चन आते हैं। तो ये सारे शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं वो आप लोगों ने अच्छी तरीके से तैयार करने हैं। तो आपको उम्मीद है आज का लेक्चर जो है वो अच्छी तरह समझ आ गया होगा। अगर इसको समझ आ गया आपको तो आप इसको अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठाएं, और जो स्टूडेंट्स नए हैं मेरे चैनल पे वो इसको सब्सक्राइब करें, और ये आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो उसको लाइक भी करें, कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट्स भी करें। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।